हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ते हैं ये गॉस के प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। ठीक है, तो चलिए वैद्युत फ्लक्स के पहले मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, हटाओ कॉस थीटा भी माहीन राशि है ना, थीटा। तो अब यहाँ से जो है मात्रक आप निकाल सकते हो। देखिए वोल्ट के रूप में कहीं न कहीं दिया, न्यूटन के रूप में भी दिया है, हाँ? तो ई के लिए फार्मूला एक होता है एफ अपान क्यू इंटू ए। यहाँ से जब निकालोगे तो मात्रक क्या निकलेगा बताएं, मात्रक क्या यहाँ से निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये वाला मात्रक तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, ठीक है। तो फिर कुछ और सोचो। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, फाई बराबर, देखिए इस ई को आप लिख सकते हो क्या, V अपान डी। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये फार्मूला मिला है, और ये विभव प्रवणता की परिभाषा से ये है। विभव की प्रवणता समझ रहे हैं, विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मात्रक जो निकलेगा वो क्या होगा, देखिए विभव का तो वोल्ट हो गया, और ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नीचे एक मीटर है, ये है, इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। तो कौन सा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। करें एक बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत एक, अच्छा ये एक लिखा है क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बताएं, कितना होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि ये बात चल रही है वैद्युत द्विध्रुव की, और वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो जिस निकाय की रचना करते हैं उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो भैया एक तो धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो इस ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला इससे कितना मिलेगा, प्लस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कुल परिणामी जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, हम प्रश्न में ये कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न में, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है ना, तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स आप कह रहे हो शून्य है। हाँ बिल्कुल सही है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम कहें कि इसमें दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, कितने हैं, दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, तो इसके कारण निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 4 हो जाए तब, चाहे जितने हो जाएं शून्य ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए। करें यल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यों रखा गया है, घन के तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स आपको बताना है। बताइए कितना होगा। देखिए घन की बात चल रही है ना, तो घन तो आप जान ही रहे हो, इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना। एक ये ऊपर वाला, ऐसे लिखा जाए, ये ऊपर एक, और इसी के जस्ट नीचे 2, और फिर इधर बगल वाला 3, और ये 4, और अगला वाला कहाँ दिखेगा भैया, ये बगल बगल हो गया। देखिए ये वाला एक, ये वाला देखिए एक तरफ, ये दूसरी तरफ, ठीक है, और एक ये सामने 5, और इसके पीछे 6, तो 6 फलक होते हैं इसमें, समझ पा रहे नहीं, 6 फलक होते हैं। तो क्या अलग अलग फलकों का क्षेत्रफल अलग अलग होता है क्या, सबका समान होता है। अगर घनाभ कहा होता तो वो अलग अलग हो जाता, वो अलग बात है ना, घनाभ में अलग अलग होता, लेकिन 3 3 बराबर होता है कि नहीं। अगर घन कहा गया है तो प्रत्येक 6 फलकों का क्षेत्रफल समान होगा, है कि नहीं। और यदि घनाभ कहा जाता तो, जैसे ये घनाभ है ना, तो इसमें भी 6 फलक हैं, इसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल समान नहीं है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है। इसको अगर यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते तब भी घनाभ कहते, है ना। तो घनाभ में क्या होता है कि 3 फलक एक समान क्षेत्रफल वाला, और 3 फलक एक समान क्षेत्रफल वाला होता है। तो उसमें भी जो है कितना हो जाएगा भाई, समझिए 6 फलक हैं इसमें, प्रत्येक का क्षेत्रफल एक समान है, आवेश क्यू है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, पहले तो ये बता दीजिए, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा गॉस के प्रमेय से, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट,
यही होगा कुल। तो किसी एक फलक से कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 6 फलकों से है, इतना है कि नहीं, 6 फलकों से इतना है, तो एक फलक से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 कर दीजिए और क्या, सही है, या फिर Q/6 एप्सिलॉन नॉट है कहीं ऑप्शन में। ये भैया ये एप्सिलॉन नॉट बन नहीं रहा था तो ये हिंदी वाला 6 लिख दिया है, दिख रहा है कि नहीं एप्सिलॉन जैसा, तो यही है, ठीक। तो कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़िए। ये कह रहे हैं कि यदि बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य है, तो पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, भीतर कोई आवेश नहीं, हाँ ठीक है, भीतर नहीं आवेश है तो इसका मतलब बाहर भी हो सकता है ना, ये ऑप्शन सही भी हो सकता है गलत भी। आगे बढ़िए। कह रहे हैं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है, पृष्ठ पर, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, पृष्ठ पर सर्वत्र शून्य है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पृष्ठ पर हर जगह शून्य है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर भी शून्य है कि नहीं, ये भी सही हो सकता है गलत भी हो सकता है कि नहीं। क्यों सही हो सकता है, क्योंकि कह रहे हैं आवेश शून्य है, इसमें कहा नहीं गया कि अंदर भी आवेश नहीं है, अंदर भी आवेश शून्य है ये नहीं कहे हैं, वो हम तो खुद से सोच रहे हैं कि अंदर भी शून्य हो सकता है। आगे कह रहे हैं पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है, ये क्या चल रहा है भाई, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है, देख रहे हैं तीनों बातें एक ही तरीके से दिख रही हैं। आवेश यदि नहीं रहेगा तभी वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। आगे पढ़ लीजिए, इसमें कुछ मिल जाए। पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अच्छा विद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, आवेश की चारों तरफ ना, आवेश से निकलती हैं बल रेखाएं, तो भैया अगर बल रेखाएं हैं तो आवेश है, आवेश है तो शून्य हो नहीं सकता। आगे भी पढ़ लीजिए क्या करें, बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं। बल रेखाएं तो तभी होंगी जब आवेश होगा, है कि नहीं, तो आवेश होगा तो फ्लक्स शून्य नहीं हो सकता। अब बताइए भैया कौन सा सही हो सकता है, पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, हैं सही हो सकता है, लेकिन बाहर आवेश है ऐसा कुछ नहीं कहा है। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, अच्छा देखिए यहाँ पे अब तक कुल आवेश का नाम कहीं नहीं लिया गया है कि नहीं, इस प्रश्न में मतलब इस ऑप्शन में कह रहे हैं कुल आवेश शून्य है, बात समझ रहे हैं नहीं, कुल आवेश शून्य है, बात यहीं चल रही है, इसका मतलब यही हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं, ये तीसरा ऑप्शन क्यों सही होगा, पहला दूसरा क्यों गलत होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात आप समझ रहे हैं, बोलिए ठीक है। क्यों ये ही वाला सही है, क्योंकि यहाँ कुल आवेश का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे कुल आवेश की बात नहीं कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है, धातु के प्लेट से धातु के प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 10⁻² मीटर स्क्वायर और प्लेट को 10 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है, तो Q बराबर 10 × 10⁻6 कूलाम, तो इसको बना लो 10⁻5 कूलाम, ठीक है। Q मिल गया, एप्सिलॉन नॉट इतना दिया ही है, तो कह रहे हैं प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो धातु की प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से मिलेगा सिग्मा की वैल्यू कितना, Q/2A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे Q/A। अब यहाँ पे सब मान क्रम से रख दीजिए, तो E बराबर कितना मिलेगा, Q की वैल्यू है 10⁻5 और ये 2 लिख लीजिए, A का मान कितना है 10⁻2 और एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 × 10⁻12, ठीक। अब ये देखो 10⁻5 और ये बनेगा कितना -12 और -2 कितना -14, नीचे है इसको ऊपर ले जाइए +14 हो गया, और नीचे ये 2 से गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, 1 17, 2 अंक पर दशमलव लग गया।
अब ये बनेगा कितना 14 और -5 कितना बना 10 की घात माइनस नहीं प्लस 10 की घात 9 और बटे में 17.7। ठीक है, अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 10 गुणे 10 की घात 9 और बटे में 177। अब एक काम करिए, तो 177 है ना, तो 1000 में लगभग बार जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ से उठा के इसमें कर लीजिए, तो ये बन जाएगा कितना 1000 गुणे 10 की घात 7 और बटे में 177। ठीक है, तो यहाँ से भाग देंगे। अब देखिए चेक करिए, 10 की घात 7 के आसपास जो वाला होगा वही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ये प्रश्न आता है तो बस इतना लगा करके आप पहला वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो वही आना चाहिए 5.65 गुणे 10 की घात 7। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा भाग देने पर कितना आ रहा है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आ रहा है भाग देने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, क्या है, आवेश का खोखला गोला किस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। किसी आंतरिक बिंदु पर हो सकता है भाई, यदि चालक है तो उसमें संपूर्ण आवेश कहाँ होता है, खोखला गोला है, वैसे भी खोखला गोला है तो भाई आवेश संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर होगा, भीतर आवेश नहीं होगा, तो बिल्कुल यही सही है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लो। किसी बाहरी बिंदु पर तो आवेश होगा, वहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। आगे 2 मीटर से अधिक दूरी पर, त्रिज्या की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाँ, किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। क्यों शून्य होगी, क्योंकि भीतर आवेश नहीं होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। कह रहे 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 10 न्यूटन वैद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम होता है ना, न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है, हाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या धातु का गोला है, चालक का खोखला गोला है। अब कह रहे हैं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, अच्छा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलाम है और केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, हाँ भाई बताइए कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, वही बात कि आवेश संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, आवेश कहाँ होगा, बाहर पृष्ठ पर, भीतर आवेश नहीं है, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भीतर शून्य हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये क्या है, धातु के आवेशित, अच्छा आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, सर्वत्र शून्य रहता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर। तो केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर बताइए बढ़ेगा, घटेगा कि शून्य होगा। ध्यान से देखिए, आवेश कहाँ होगा, पृष्ठ पर, तो क्या केंद्र की ओर जाने पर यहाँ आवेश होगा, नहीं होगा ना, तो पृष्ठ के थोड़ा सा भी अंदर जाओगे आवेश खत्म, आवेश खत्म तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य है कि नहीं, तो बताइए क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, सर्वत्र शून्य रहता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहे हैं वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E इतना है में रखने पर पृष्ठ यस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ये तो आप ऐसे ही लगा लोगे ना, E का मान कितना दिया हुआ है, E का मान 2I + 4J + 7K। ठीक है, और ये यस बराबर, पृष्ठ यस बराबर 10J। ठीक है, यस देखिए A आप समझ सकते हो है कि नहीं, पृष्ठ मतलब वही क्षेत्रफल A के रूप में होगा, तो यहाँ से फाई बराबर क्या होगा, अब ये वेक्टर लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि ये सदिश रूप में है कि नहीं, आई जे के सदिश रूप में होता है। और यहाँ पे कैप होना चाहिए था, यहाँ कैप लगा दीजिएगा भाई, ठीक है। ई डॉट यस हो जाएगा, तो डॉट गुणन तो कर ही लोगे भाई। बताइए आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा भाई? तो ये 7 है और ये डॉट 10 जे 40 आएगा। क्यों? जे का गुणा में 1 होगा और ये आ जाएगा 40, और बाकी जे का आई में 0 हो जाएगा, के में 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 40। मात्रक क्या लिखोगे? वोल्ट इनटू मीटर, या दूसरा न्यूटन वाला मात्रक क्या होगा? न्यूटन के रूप में यदि मात्रक निकालें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई इतना है वोल्ट प्रति मीटर में ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बताइए, डायरेक्ट आंसर बताइए आप, है ना, लगा लेंगे ना। चलिए आगे बढ़िए, और आप सब लोग जो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। जे का जे में गुणा 1 होता है, बाकी आप कर लीजिए।